हो गया। नमस्कार भाई सभी को। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले हुए और बातें नहीं ली। क्या पढ़ रहे हैं हम भी? हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हमारा क्या चल रहा है भाई? हाँ जी, हमने कर लिया है। गुप्त वंश हमारा कंप्लीट हो गया भाई। तो गुप्त वंश से संबंधित कुछ गुप्त काल संस्कृति के बारे में जो हमने कुछ बातें कर ली थी, उसकी कुछ बातें रहती है वो हम करेंगे। गुप्त काल की, जो गुप्त काल की संस्कृति, इसके बारे में कुछ बातें तो हमने पढ़ ली थी ना? पढ़ के आयो? एक भाई तुम्हें बार बार क्या कहें, तुम खुद इतने समझदार हो। सोशल मीडिया का जमाना है और तुम्हारे पास, सभी के पास जो है साधन है। तुम सभी जानते हो ग्रुप डी का कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। आइडिया लगाया जा रहा है भी मार्च में शायद अब पेपर हो जाए। तो पेपर तुम्हें ना तो भागना है, ना तुम्हें ऐसे भी शीशा तुम्हारे सामने है। पीछे जो मेरिट गई थी वो 80 के आसपास गई थी जनरल की। 79 पे जो मेरिट थी, तो मान के चलो भी कंपटीशन तो एक साल के बाद 23 के बाद तो और ही बढ़ाया, 25 चला गया भी। तुम्हें स्कोर रखना है वो 80 प्लस का स्कोर रखना है, चाहे वो किसी कैटेगरी से हो। क्योंकि हर कोई बच्चा पढ़ता है, ये जरूरी नहीं है भी ऐसी कास्ट से आता है वो बच्चा नहीं पढ़ रहा, सारे पढ़ रहे हैं। और अभी भी पीछे आज भी एक जो है बच्ची बता रही थी, वो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है और तुम्हारा होने वाला भी होगा या कंप्लीट हो गया। दिल्ली पुलिस के चल रहे हैं ना? हाँ, तो वो गुड़िया इससे पहले वाले बैच में थी, वो पढ़ के गई है। तो उन्होंने आज बताया भी मैडम जो बच्चे हैं वो जानबूझकर भ्रमित होते हैं। जितना हमने पढ़ाया, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, उनकी हिस्ट्री भी कंप्लीट नहीं हुई थी क्योंकि बीच में सीटी आ गया था। तो ऐसा कोई भी चीज हमें, मैथ है, रीजनिंग है, उसमें कोई भी ऐसा टॉपिक या ऐसी कोई भी हमें नहीं लगा भी जो बाहर से पूछी गई हो। भी उन्होंने थोड़ी सी कई बातें, जैसे रीजनिंग का है, कोई भी क्वेश्चन स्टेटमेंट कहते हैं, बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दे तो तुम्हें लगेगा ये तो सर ने करवाया ही नहीं है। उसको 2-4 जितना बड़ा होगा वो इतना इजीली होगा, परंतु पढ़ने में टाइम लगता है, वहाँ टाइम मैनेज करके चलना है। तो ये जरूरी नहीं है अभी जहाँ नेगेटिव मार्किंग हो वहीं, तो हर चीज़ हमें पढ़नी है। यहाँ हमारे हरियाणा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो तुम्हें कैसे तैयारी करनी है भी, जो टॉपिक हो गया तुम्हारा उसको चाहे टीचर क्लास ले या ना ले, क्योंकि टीचर तो 4 क्लास लगनी होती है, वो आपकी लग रही होती है भी टीचर तो आज जैसे प्रदीप सर नहीं आए तो मैं आ गई, और जैसे इंग्लिश की सर है तो उनकी छुट्टी होती है तो उस दिन लगती है। तुम ऐसे नहीं करना। तुम्हें जितना डेली, तुम्हें जैसे आधे घंटे या 1 घंटे तुम जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो उसको टाइम दो। और वो बच्ची कह रही थी भी एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था मैडम जो बाहर से पूछा गया, और वो यहीं से पढ़ के गई है। और रिवीजन हर चीज की मेन खास बात, चाहे तुम कोई भी एग्जाम करना, कोई भी कितना भी फेमस टीचर हो, यही कहेगा भी। और जो बच्चे सिलेक्शन लेंगे तो उन्होंने भी, तुम इंटरव्यू सुनते हो तो बताते हैं भी क्या चाहिए, उसकी चीज की रिवीजन करो, थोड़ी चीजें रखो। थोड़े का मतलब ये नहीं है जैसे तुम एक ही सब्जेक्ट रखो, हर सब्जेक्ट का, जैसे तुम यहाँ नोट्स बना रहे हो, कंटिन्यू बनाते रहो नोट्स। वो नोट्स तुम इतने डीपली पढ़ो, उसका अध्ययन, तुम्हें उससे कोई भी बातें तुम्हारे, अगर तुम सोचो ना तो तुम्हें आइडिया हो जाए किस पेज पे क्या लिखा है। इतनी बातें तुम्हारे दिमाग में क्लिक करने लगी ना, उस दिन तुम सोच जाना भी हमारी तैयारी कंप्लीट हो गई है। वही तैयारी होती है, तुम्हें पता चले बिना देखे भी किस पेज पे क्या लिखा है मैंने, वो तैयारी कंप्लीट होगी। ये सारा का सारा तुम पढ़ के ये नोट्स जहां बना रहे हो, उसके बाद अदर कोई भी मार्केट में बुक आई है उसको लो। हम ये नहीं कहते भी इन्हीं को फॉलो करो, ये मैं हमेशा कहती हूँ 60-70% के आसपास होता है मेरे बच्चों। ये 60-70% होता है जो ऑथेंटिक होता है, बाकी उसके आसपास की भी चीजें पढ़नी होती हैं। टीचर क्या लाता है, मैंने तुम्हें एक बताया भी, हम जैसे मान लो हिस्ट्री में कर रहे हैं, गुप्त वंश कर रहे हैं, तो गुप्त वंश से संबंधित बहुत सारी बातें सुनाए जाओ, राजा महाराजाओं की कहानियां खत्म थोड़ी होती है, परंतु उनसे वही बातें हम यहाँ लिखवाते हैं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं तुमसे
पूछी गई है। उसके बाद कोई भी बुक्स पढ़ लेना, बुक्स जो प्रिंट करते हैं तो मेरे बच्चों उसमें बहुत सारी बातें ऐड की जाती है, क्योंकि उसमें पेज भी तो बढ़ाने होते हैं ना। और यहाँ क्या औचित्य रहता है, अभी तुम्हारा छोटे से छोटे नोट्स बने ताकि बच्चा रिवीजन करने में उसको आसानी हो। तो इनको इतनी तुम्हें डीपली पढ़ना है, चाहे इंग्लिश की क्लास जो पीछे होगी तो उनको बार बार पढ़ो। इंग्लिश का भी इसमें 10% का वेटेज रहेगा, 10 नंबर बहुत होते हैं मेरे बच्चों। और इंग्लिश से डरना नहीं है, अभी भी बात हो रही थी, जितना हम हिंदी पढ़ते हैं उतना अगर इंग्लिश पढ़े तो समझ में आ जाती है, मुश्किल भी नहीं है। और इंग्लिश से भागना नहीं है, 10 नहीं तो 7 या 8 नंबर तो आने ही चाहिए, तब इस रेस में हम शामिल होंगे। चाहे हिंदी है, हिंदी को हम हल्के में ले लेते हैं, अभी हिंदी तो आती है, परंतु वहां वो टाइम जज करता है मेरे बच्चों, वो 2 घंटे होता है ना, वो टाइम हमें जज करता है। और उस टाइम हमारे माइंड पे इतना प्रेशर होता है भी हाँ मेरे को एग्जाम क्रैक करना है, तो वहां आते हुए गलत हो जाते हैं। और हम ये कहते हैं भी कई बार ये हो जाता है, जैसे ये पूछ लिया भी हरियाणा की स्थापना कब हुई, तो वो भी कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है, पेन भी गलत चल जाता है। गोला भरते टाइम टिक से ही किया है, गोला गलत भर दिया, ऐसी सिचुएशन बनती है। और वो आपके साथ नहीं, हर किसी के साथ होती है, परंतु जब तक तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक तुम उसको कंप्लीट उन छोटी छोटी गलतियां हैं उनको तुम सुधार नहीं पाओगे। प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते हो, और चीज जो रिवीजन है तुम अपने हिसाब से करो। अब मेरे को पता नहीं, हर बच्चे का टाइम जो शेड्यूल है अलग अलग होता है, और मेरा तो हमेशा ही मानना है भी रिवीजन जैसे तुमने कर लिया, बस में सफर कर रहे हो रिवीजन करते रहो, घर का काम कर रहे हो रिवीजन करते रहो, एक टॉपिक उठा लो उस टॉपिक को पढ़ो, और जब तुम रोटी बना रहे हो तो उसका रिवीजन करते रहो। अरे गलत बातें क्यों सोचो, क्यों गाना सुन लेना, बाद में जब जॉब लग जाएगी तब सोशल मीडिया यही रहेगा, गाने हैं, फिल्म है, और ज़्यादा ही माइंड भी, क्योंकि टाइम चल रहा है अभी, कोई ना कोई अपसेट बात हो ही जाती है, हर किसी के साथ होती है, ये नहीं है अभी मेरे साथ नहीं होती, बहुत सारी बातें ऐसी होती है। एक दिन तो ऐसा माइंड होता है, सुबह जैसे उठी तो भी इतना अपसेट माइंड था, अभी पता नहीं आज क्या होगा, फिर धीरे धीरे सुधार हुआ, अभी टेबलेट वगैरह ली तो अब ठीक है, अब ये लग रहा है अभी लाइफ अच्छी है। और जब हमारी तबीयत अच्छी नहीं होती तो हमें लग रहा अभी कुछ ही नहीं है, तो हर किसी के साथ होता है, और ये चलता रहेगा मेरे बच्चों, जीवन रहेगा तब तक ये उतार चढ़ाव होते रहेंगे। तुम जॉब ले लो, तुम्हारे पास सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब तुम्हारे पास जो है भर भर के जो है भर्तियां आ रही है, पुलिस की आ जाएगी, अब ग्रुप डी की आ जाएगी। जो पुलिस के लिए जैसे सीटी में अच्छे स्कोर नहीं बना, नहीं दे पाए, जिनकी उम्र छोटी थी, तो वो ग्रुप डी में अपनी जी जान लगा दो ताकि सिलेक्शन ले जाओ, बाद में तुम्हारी मन चाहे पोस्ट ले लेना। क्लियर है? और तो इन बातों पर फोकस करें। तो मेरे बच्चों हमने गुप्त वंश जो है कंप्लीट है कर लिया था, और गुप्त वंश में हमने गुप्त वंश की स्थापना किस राजा ने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। उसके बाद सेकंड नंबर के राजा कौन थे? घटोत्कच थे। और थर्ड, घटोत्कच ने किसकी उपाधि ली? महाराजा की उपाधि ली। और उसके बाद तीसरे नंबर के कौन आए? चंद्रगुप्त है प्रथम आए थे। और चंद्रगुप्त प्रथम जिसे क्या कहा जाता है? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है मेरे बच्चों। और उसके बाद जो है कौन आए? समुद्रगुप्त आए। समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। और उसके बाद जो है कौन आए? चंद्रगुप्त द्वितीय आए। और जो है चंद्रगुप्त जो थे प्रथम जो थे उन्होंने किसकी उपाधि ली थी? महाराजा धीराज की ली थी। और जो है समुद्रगुप्त ने किसकी उपाधि ली थी? कविराज की ली थी। और इसे क्या कहा जाता था? वीणा वादक भी थे। तो ये पूछ सकता है भी गुप्त वंश में ऐसा कौन सा राजा था जो वीणा बजाता था, वीणा का शौकीन था? तो कौन था? समुद्रगुप्त था। उसके बाद अगर बात करें तो और उन्होंने और कौन सी उपाधि ली थी? हाँ, एक अभी उस बच्चे ने बताया, जैसे अभी वो गुड़िया कह रही थी भी उन्हें क्वेश्चन पूछा गया था, तो इनमें क्वेश्चन यही पूछता है, जैसे मैंने तुम्हें चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ाया तो मैंने बताया भी उन्होंने किसकी उपाधि ली थी? विक्रमादित्य की उपाधि ली। विक्रमादित्य की उपाधि क्यों ली, कब ली? उन्होंने शकों को पराजित करके। तो स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया था भी, उसमें पूछा था भी चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि किसके कारण मिली थी? तो शकों को पराजित करके उन्होंने बताया भी दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य का विस्तार करके। तो ऐसे स्टेटमेंट दी हुई थी। तो उन्होंने किसको पराजित करके? शकों को पराजित करके। वो दोनों बातें मैंने तुम्हें ऐड करवा दी। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद अगर बात करें मेरे बच्चों, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन आता है?
कौन आता है? कुमारगुप्त आता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में तुम्हें एक खास मेन बात ध्यान रखनी है, जो मेहरौली का स्तंभ स्थापित किया था वो भी किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। कहां करवाया? दिल्ली में। उसके बाद कुमारगुप्त आता है मेरे बच्चों, और कुमारगुप्त ने जो है किस विश्वविद्यालय की नींव रखी थी? नालंदा विश्वविद्यालय उसी के शासनकाल में स्थापित किया गया था, जो बौद्ध शिक्षा के लिए बहुत फेमस रहा। और जो है उसके बाद जो है मेरे बच्चों कौन आता है? भानुगुप्त आता है। स्कंदगुप्त आता है। स्कंदगुप्त जो है इन्होंने कुमारगुप्त ने स्कंदगुप्त को किसका जो है विद्रोह दबाने के लिए भेजा था? हुण जो जाति ने सबसे पहली बार आक्रमण किया था वो किसके शासनकाल में? कुमारगुप्त के शासनकाल में। और हुणों के जो है विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा था? स्कंदगुप्त को भेजा था। और स्कंदगुप्त की जो जानकारी, स्कंदगुप्त ऐसा वो जो गुप्त वंश का राजा है जिन्होंने किस जेल का जीर्णोद्धार करवाया था? सुदर्शन जेल का जीर्णोद्धार करवाया था। उसके बाद अगर बात करें तो कौन आता है? भानुगुप्त आता है। भानुगुप्त के बाद जो अंतिम राजा कौन आता है? विष्णुगुप्त आता है। तो ये मेरे बच्चों सारे के सारे मैंने तुम्हें राजा कंप्लीट करा दिया, जिनमें मेन पॉइंट थे वो मैंने तुम्हें बता दिए। उसके बाद हमने गुप्त काल की संस्कृति का जिक्र किया, तो इसमें 2-3 बातें तो मैंने ऐड करवा दी थी। एक तो पहली बात कौन सी ऐड करवाई मेरे बच्चों? इसे क्या कहा जाता है? गुप्त वंश में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चले थे। सबसे ज्यादा किसके सिक्के चले थे? सोने के सिक्के चले थे। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और जो सीसे के सिक्के किसने चलवाए थे? सातवाहन वंश में। सीसे के सिक्के कहां चले थे? सातवाहन वंश में। तो इसे क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और दूसरी बात क्या ऐड करवाई थी मेरे बच्चों? हाँ भी, इसमें जो मेहरौली का जो स्तंभ है मेरे बच्चों किसने स्थापित करवाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया। और ये कहां करवाया? दिल्ली में मेरे बच्चों। और इसमें क्या खास बात है? क्योंकि इसके ये पता नहीं कौन से प्रकार का लोहा है, अभी तक जो है विज्ञान भी नहीं जान पाया, जिसको जंग नहीं लगता, अभी तक नहीं लगा, आगे का पता नहीं है। तो तीसरा क्या पॉइंट दिया था मेरे बच्चों? हाँ जी, आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट कौन थे? गणितज्ञ थे। ये एक गणितज्ञ भी थे और साथ में क्या थे? हाँ जी, गणितज्ञ के साथ क्या थे? ये वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक, ठीक है। इन्होंने आर्यभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी? आर्यभट्टीय पुस्तक लिखी। आर्यभट्टीय पुस्तक लिखी थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। आर्यभट्टीय पुस्तक किसने लिखी थी? आर्यभट्ट ने लिखी थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है गुप्त वंश में जो गणितज्ञ और जो वैज्ञानिक रहे वो कौन रहे? आर्यभट्ट रहे थे। और इसी के साथ मेरे बच्चों इसी गुप्त वंश में एक सेकंड नंबर का, ये फर्स्ट नंबर का था, ये फर्स्ट नंबर का, इसी के टाइम में सेकंड नंबर का आता है। सेकंड नंबर का भी वैज्ञानिक कौन था? कौन था भी? नहीं मेरे बच्चों, ये था बर्मागुप्त। बर्मागुप्त था मेरे बच्चों। हाँ, बर्मागुप्त था। गुप्त लिख लेना। ये बर्मागुप्त जो था सेकंड नंबर का, ये ऐसे मैं वाली वो थोड़ा सा ऐसे फीलिंग, बर्मागुप्त था मेरे बच्चों। और पहले नंबर का कौन था? आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट ने आर्यभट्ट की पुस्तक लिखी और इसने और क्या क्या किया? शून्य की खोज भी इसने की थी। शून्य मेरे बच्चों इसी के शासनकाल में हुई। एक दशमलव प्रणाली की हुई थी। दशमलव प्रणाली की खोज भी किस काल में हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। और जो है और क्या कहा इसने? आर्यभट्ट ने क्या कहा? पृथ्वी गोल है। आर्यभट्ट ने क्या कहा? पृथ्वी गोल है मेरे बच्चों। क्लियर है? परंतु बाद में ये किसने साबित किया भी पृथ्वी गोल नहीं है, चपटी है? ये बात किसने बोली थी भी पृथ्वी गोल नहीं है, चपटी है, अंडे के आकार की है। ये बात किसने बोली थी? कोपरनिकस ने बोली थी। कोपरनिकस का एक वैज्ञानिक था और कोपरनिकस को कहते हैं भी इसे मरवा दिया गया था। इसने कोपरनिकस ने एक बात बहुत अच्छी कही थी भी जो है, अब पहले तुम बताओ फिर मैं उसके बाद मैं बताती हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल जानकारी है मेरे बच्चों। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है या सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है? हाँ जी,
पहले ये बोला गया था भी सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, परंतु आर्यभट्ट ने ये साबित कर दिया था भी जो है कोपरनिकस ने ये साबित कर दिया था भी सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो कोपरनिकस ने क्या कहा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, और इसमें एक ही ओ की मात्रा आएगी ना, चारों ओर चक्कर लगाती है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं। कोपरनिकस ने कहा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, परंतु ये बात पहले क्या बोली गई थी भी सूर्य पृथ्वी के और चारों ओर चक्कर लगाता है, ये बात बोली गई थी। तो उन्होंने साबित कर दिया था भी पृथ्वी क्या है, सूर्य तो स्थिर है, पृथ्वी घूमती है, और जो पृथ्वी का घूर्णन होता है उसको क्या बोलते हो, दिन और रात बनते हैं। अरे पृथ्वी का घूर्णन होता है, घूर्णन ही होता होगा, साइंस में पढ़ते हो, घूर्णन करती है तब क्या बनता है, दिन रात बनता है मेरे बच्चों, दिन रात बनता है, क्या बनता है, दिन और रात बनता है। और जब परिक्रमा करती है दिन और रात, ये कितने का टाइम का होता है मेरे बच्चों, 24 घंटे का, 24 से कुछ कम होता है या 24 से ज्यादा होता है, बताओ बताओ, आज साइंस वाले सर से पूछना ये बात, ठीक है। और जो है पृथ्वी सूर्य की जो परिक्रमा करती है वो कितने में करती है मेरे बच्चों, एक जो चक्कर है वो कितने टाइम में पूरा करती है, यही होता है, 1/4 ही होता है, बताओ। ये साइंस वाले सर से आज अपने फैक्ट क्लियर करना, भाई मैडम ने पूछा है भी ये क्या चक्कर है, क्योंकि हिस्ट्री के मैडम तो भी मोटा मोटा पढ़ाती है, साइंस की मैडम नहीं है, तो मैं ज्यादा डीपली इनमें नहीं जाना चाहूंगी। अब तुम मेरे सामने क्या पता तुम मेरे से ज्यादा साइंस जानते हो, बहस करने लग जाओ तो मैं कहां से प्रूफ करूं ये बातें। तो इतना ध्यान रखना मेरे बच्चों, जो घूर्णन है उससे क्या बनता है, और परिक्रमा है उससे 1 साल पूरा होता है। जो 300 ये 365 1/4 क्यों लिखा है, ये 1/4 जुड़ के जो एक लीप बरस आता है मेरे बच्चों, लीप बरस जो 4 साल के बाद आता है, लीप बरस कितने बरस के बाद आता है, 4 वर्ष के बाद, तब कितने दिन हो जाते हैं इस लीप बरस में, 366 डे हो जाते हैं। तो ये कहते हैं 365 है, 1/4 डे में वो एक चक्कर पूरा करती है परिक्रमा में। क्लियर है, अरे क्लियर है। इसमें मैंने तुम्हें इतना भी किसी बच्चे को कोई डाउट, मैंने तुम्हें कहा तुम इतनी मोटी बातें याद रखोगे तो छोटी अपने आप आ जाएगी, और तुम मोटा याद नहीं रखोगे, हर चीज डीपली पढ़ना चाहोगे तो तुम एक बात नहीं कंप्लीट कर पाओगे। तो बड़ी बड़ी चीजें तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए। उसके बाद मैंने एक तुम्हें वैज्ञानिक का नाम लिया था, कौन सा वैज्ञानिक था, ब्रह्मगुप्त वैज्ञानिक था, जो कौन से नंबर का, 2nd वैज्ञानिक है। इन्होंने कहा, इन्होंने किसके बारे में बताया, ग्रहण के बारे में बताया। इन्होंने बताया किसके बारे में, ग्रहण के बारे में। वही बता देती हूँ, 1 मिनट में इसको इधर कर लेती हूँ, यहीं लिख लेते हैं। अरे ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्रमा ग्रहण जानते हो, हाँ यही ग्रहण, हमारी जीवन में ग्रहण लग गया मैडम, किसका लग गया रे। तो इन्होंने बताया भी जो ग्रहण लगता है वो किसकी, पृथ्वी और चंद्रमा की छाया की वजह से लगता है। इन्होंने कहा भी ग्रहण लगता है पृथ्वी और चंद्रमा की छायाओं की वजह से, छाया मेरे बच्चों, छाया की वजह से लगता है भी। कभी जो है पृथ्वी आगे आ जाती है, कभी चंद्रमा आगे आ जाता है, तो उनकी वजह से सूर्य ग्रहण और चंद्रमा ग्रहण लगता है। ये साइंस वाला टीचर तुम्हें क्लियर कर देगा, ठीक है। अरे आता या नहीं आता, सूर्य के सामने पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र छुप जाता है, तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। फिर जो है सूर्य तो वही है, अरे सूर्य तो स्थिर है, ये बात तो हम कर रहे हैं, पृथ्वी घूमती है, तो कभी चंद्रमा आ जाता है पृथ्वी के ऊपर, तो सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच जाता तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। अरे यही होता है। अरे मेरे बच्चों 3 गोले हैं, ये लो, ये क्या है, सूर्य, ये इसके चक्कर लगा रही है, ये क्या है, पृथ्वी। चंद्रमा भी चक्कर लगाता है, लगाता है, ये क्या है, चंद्रमा है। तो ये चक्कर लगा रहे हैं किसके, सूर्य के। सूर्य क्या है, स्थिर है, स्टेबल है,
ठीक है। तो ये चक्कर लगा रहे हैं, तो ये चक्कर लगाते लगाते जब इन दोनों के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो पृथ्वी की छाया किस पे पड़ती है रे? चंद्रमा पे। तब कौन सा ग्रहण लग गया? चंद्र ग्रहण लग गया। क्योंकि चंद्रमा क्या है, अरे तुम ऐसे नहीं मेरे बच्चों, तुम उसको ऑथेंटिक सोच के देखो। जो ये सूर्य है इसका खुद का प्रकाश होता है, चंद्रमा का कोई खुद का प्रकाश नहीं होता। ये किससे ग्रहण करता है? सूर्य से ग्रहण करता है चंद्रमा। जब पृथ्वी बीच में आ गई तो चंद्रमा प्रकाश ग्रहण कहां से करेगा? तो वहां क्या होगा? चंद्र ग्रहण हो जाएगा। और जब इन दोनों के बीच में चंद्रमा आ गया, पृथ्वी और सूर्य के बीच में, तो कौन सा ग्रहण होगा? सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा पृथ्वी पे, तो कौन सा ग्रहण होगा? सूर्य ग्रहण होगा। और ये बाकी तुम्हें अगर ज्यादा ही डीपली जाना है तो सर से कंसल्ट कर लेना, ठीक है। मेरा यही मानना, मैं तो बड़ी बड़ी बातें याद रखती हूँ और इससे क्लियर हो जाता है। क्लियर है मेरे बच्चों? चलो यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हुई? जितना हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? ये बात तो पुरानी जो है मेरे बच्चों, भाई जो है गुप्त काल की जो संस्कृति थी उसमें एक महरौली स्तंभ है, जो किसने स्थापित किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी उपाधि ली? विक्रमादित्य की ली। क्यों ली? शकों को पराजित करके, ठीक है। और जो है सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलन में रहे, किस वंश के रहे? गुप्त काल के रहे। उसके बाद तीसरा पॉइंट किया भी शून्य और जो है दशमलव प्रणाली की खोज हुई थी, वो किसके शासनकाल में हुई थी? किसके शासनकाल में हुई थी? अरे अभी तो बताया है तुम्हें, गुप्त काल, गुप्त वंश। अरे तुम तुरंत ही भूल जाते हो। उसके बाद जो है मेरे बच्चों आर्यभट्ट क्या था? एक वैज्ञानिक था, एक खगोलीय विज्ञान था। मतलब खगोलीय विज्ञान क्या था? उन्होंने बताया भी पृथ्वी क्या है? गोल है। तब हम उनको वो नाम दे दिया, जिसने जैसा नाम बताया उसने। और उन्होंने शून्य की खोज की तो हमने कहा ये गणितज्ञ भी है। तो जैसे उनको अलग अलग जो है उपाधियां मिली। तो उसके बाद जो है मेरे बच्चों कौन आता है? दूसरा वैज्ञानिक ब्रह्मगुप्त आता है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भी ग्रहण के बारे में बताया। उन्होंने किसकी जानकारी हमें दी? ग्रहण के बारे में, भी ग्रहण कैसे लगता है। तो तीन जो है स्टेप होते हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। जो सूर्य क्या होता है मेरे बच्चा? स्थिर होता है, बाकी दोनों घूमते रहते हैं। तो जिसके बीच में जो आ गया, जिसका प्रकाश बंद हो गया और वैसे ग्रहण लग गया। तो उसके बाद जो है हमने क्या कहा? उन्होंने कहा पृथ्वी गोल है। ये किसने कहा? आर्यभट्ट ने कहा। परंतु पृथ्वी गोल नहीं है, चपटी है। ये बात किसने साबित कर दी थी? कोपरनिकस ने कर दी थी। और कोपरनिकस ने और भी क्या कहा? उन्होंने कहा सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। जो हम घूर्णन गति से पढ़े तो दिन रात बनता है, और परिक्रमा जो अगर पढ़े तो क्या बनता है मेरे बच्चों? एक वर्ष जो 365 है और 1/4, ठीक है। क्लियर? चलो नेक्स्ट लिखो मेरे बच्चों। अजंता की गुफाएं गुप्त काल में जो है बड़ी चरम सीमा पे रही थी। तो एग्जाम में पूछता है अजंता की गुफाएं। हाँ जी, महाराष्ट्र में लिखो तुम अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं कोई बच्चा बता सकता है भी ये कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद बाद में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। परंतु औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया मेरे बच्चों। औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया? छत्रपति संभाजी नगर। संभाजी नगर मेरे बच्चों। औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। और इस संभाजी जो हम मराठे पढ़ेंगे, छत्रपति जब जिक्र करेंगे मराठों का, तब इसका जिक्र आएगा, तब बताऊंगी पूरी कहानी। इसको मैं फिर रिपीट करूंगी। क्लियर मेरे बच्चों? उसके बाद जो है कहते हैं अजंता गुफा, इनकी जो संख्या है मेरे बच्चों 29 है। अजंता गुफाओं की जो संख्या है वो कितनी है? 29 है। कितनी है? 29 है। परंतु गुप्त वंश से संबंधित जो गुफाएं बताई गई है उसके नंबर लिख लो। परंतु अजंता की गुफा जो किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित। संबंधित जो गुफाएं
वो है मेरे बच्चों 10, 17, 19। ये 3 गुफाएं हैं, 3 नंबर जो है 29 गुफाएं हैं, जिसमें 10 नंबर की, 17 नंबर की और 19 नंबर की गुफाएं हैं। वो किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है। 16 होता है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, सर ठीक है। चलो ये लो 16, 17 और 19 नंबर की जो गुफाएं हैं वो किससे संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है। क्लियर है मेरे बच्चों? तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया है भी अजंता की गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कई बार राज्य पूछ लेता है, कई बार जो है प्रॉपर स्थान पूछ लेता है। प्रॉपर स्थान पूछे तो कहाँ है? औरंगाबाद में है, परंतु औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? संभाजी नगर की। उसके बाद लिखो मेरे बच्चों बाघ की गुफाएं। उसके बाद लिखो बाघ की गुफाएं। बाघ, बाघ क्या है हमारा? गुफाएं, बाघ की गुफाएं। ये जो बाघ की गुफाएं हैं मेरे बच्चों, ये कहाँ पड़ती हैं? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के धार जिले के विंध्याचल पर्वत को काटकर बनाई गई है ये। लिखो जो बाघ की गुफाएं हैं मेरे बच्चों, ये जो है किस पर्वत को काटकर? विंध्याचल पर्वत को काटकर बनाई गई है। और ये जो बाघ क्या है हमारा? कह रहे हैं सभी की आवाज नहीं आई। और ये बाघ की गुफा जो है मेरे बच्चों, अगर तुम्हें कहे भी बाघ की गुफा किससे मान लो संबंधित है, ये धर्म निरपेक्ष और लौकिकता से संबंधित है। बाघ की गुफाएं धर्म निरपेक्ष और लौकिकता से संबंधित है। लौकिकता है मेरे बच्चों। क्या लिख दिया? क्या से संबंधित है। मैंने सही लिखा था मेरे बच्चों, लौकिक है। कोई बात नहीं। लौकिक क्या होता है पहले तो तुम बताओ? लौकिक डबल क्या आएगा? लौकिकता और लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। धर्म निरपेक्ष और लौकिकता से संबंधित है। और जो है अभी तुम बताओ खास बात, तो ये तो तुम्हें याद रखनी है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है भी कौन सी गुफाएं जो है धर्म निरपेक्ष और लौकिकता से संबंधित है? कौन सी गुफाएं? बाघ की गुफाएं। परंतु बाघ हमारा क्या है? राष्ट्रीय पशु है। क्या है? राष्ट्रीय पशु है। ये तो मेरे बच्चों सुनो रे, क्या हो गया? कोई खास बात है? कोई बात नहीं। तो बाघ जो है सुनो मेरे बच्चों, क्या हमारा ये राष्ट्रीय पशु है। ये राष्ट्रीय पशु 29 जुलाई 1973 को चुना था। परंतु इससे पहले क्या था? भारत का राष्ट्रीय पशु पहले क्या था? बाघ से पहले क्या था मेरे बच्चों? शेर था। क्या था? शेर था। बाघ से पहले हमारा राष्ट्रीय पशु क्या था? शेर था। बाघ को तो हमने कब अपनाया? 29 जुलाई 1973 को अपनाया था। क्लियर है बच्चा? क्लियर है? अरे क्लियर है? महाराष्ट्र की राजधानी क्या है मेरे बच्चों? लिख लिया ये सभी ने? चलो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। मुंबई है ना? ये मुंबई नहीं, मुंबई।
मुंबई। क्या है? मुंबई। पहले ये जो क्षेत्र हुआ करता था वो कौन सा क्षेत्र हुआ करता था? बॉम्बे क्षेत्र। बॉम्बे क्षेत्र, ये बॉम्बे क्षेत्र ऐसा था मेरे बच्चों जिनसे 2 राज्य अस्तित्व में आए। कौन कौन से? बॉम्बे क्षेत्र से 2 राज्य अस्तित्व में आए, एक तो महाराष्ट्र आया और एक गुजरात आया मेरे बच्चों। एक क्या आया? गुजरात आया। तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये 1960 में 2 राज्य बने थे। 1960 में ये 2 राज्य बने थे। कौन? महाराष्ट्र और जो गुजरात। 1 मई की बात है। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में भी महाराष्ट्र और गुजरात जो है ये किस क्षेत्र से अलग होकर 2 राज्य बने थे? तो किस क्षेत्र से? बॉम्बे क्षेत्र से अलग होके। ठीक है, क्लियर है? एक मेरे बच्चों यहां महाराष्ट्र में जो बीबी का मकबरा पड़ता है वो कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा पड़ता है, वो कहां पड़ता है? हाँ जी, बीबी का मकबरा। जैसे तुम ताजमहल पढ़ते हो, ताजमहल जो है वो किससे बना है? सफेद संगमरमर पत्थरों से बना। तो बीबी का मकबरा जो है वो काले रंग के संगमरमर से बना है। तो बीबी का मकबरा कहां स्थापित है? सीधा राज्य पूछे तो कहां है? महाराष्ट्र में। और प्रॉपर स्थान पूछे तो बताओ, औरंगाबाद है या औरंगाबाद है? बीबी का मकबरा कहां स्थित है? औरंगाबाद में। लिखो, बीबी का मकबरा भी कहां है मेरे बच्चों? ये चलो मैं बाइट ले लेती हूं। बीबी का मकबरा। कोई मकबरे बना के कोई इज्जत ही नहीं करता है ना। हमारी तो कोई झोंपड़ी बना दे खुद की, वे ये कहें आपकी खुद की है, ये है ना। देखो, और कहते हैं भी पहले मुमताज के लिए ताजमहल बना दिया। तो बीबी का मकबरा भी कहां पड़ता है मेरे बच्चों? औरंगाबाद में। इसके बारे में खास बात क्या है? हाँ जी, ये काले रंग के संगमरमर से बना है मेरे बच्चों। काले रंग के संगमरमर, 2 बार है ना? हाँ, संगमरमर पत्थर से बना है। काले रंग के संगमरमर पत्थर से बना है। कौन? बीबी का मकबरा। और बनवाया किसने था? औरंगजेब ने। तो औरंगजेब ने कौन सा शहर बसाया? औरंगाबाद बसाया। तो याद रखना मेरे बच्चों, देखो इससे कितनी बातें निकल के सामने आई। तो बीबी का मकबरा कहां पड़ता है? औरंगाबाद में। और ये बनवाया किसने था? औरंगजेब ने। औरंगजेब कौन था रे? मुगल बादशाह था। कौन था? मुगल बादशाह था। सबसे कट्टर अगर मुगल बादशाह की बात करें तो औरंगजेब था। सबसे कट्टर जो है मुगल बादशाह की बात करें तो कौन है? औरंगजेब था। किसका बेटा था? शाहजहां का बेटा था। शाहजहां ने अपनी जो है मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया। तो उन्होंने अपने पिता की नकल की, मेरे पिताजी जो है माँ के लिए ये बनवा सकता तो मैं मेरी पत्नी के लिए क्यों नहीं बनवा सकता। हमारी तो कोई नकल नहीं करता। तो देखो मेरे बच्चों, औरंगजेब ने क्या बनवाया? बीबी का मकबरा बनवाया। कहाँ बनवाया? औरंगाबाद में बनवाया। औरंगाबाद जो शहर किसने बसाया था? वो औरंगजेब ने बसाया था। तो याद रखना। परंतु अब वर्तमान में तो है, बीच में तुम्हें चला था, जैसे तुम्हें याद हो हमारे इधर हरियाणा में जो एनसीईआरटी पढ़ी है किसी ने? तुम बात, एनसीईआरटी क्या होती है मेरे बच्चों? नाम तो सुना है मैडम, एनसीईआरटी पढ़ा करो, परंतु क्या होती है? 6ठी से +2 तक जो बुक्स लगती है सरकारी स्कूलों में, एनसीईआरटी उन बुक्स को बोलते हैं। तो उन बुक्स में तो ये बोला गया भी मुगल जो है वो चैप्टर हटा दिया जाए। मुगल चैप्टर हटा दिया जाए। तो ये विरोध रहा था, ये मुस्लिम जो लोग रहे थे, तो इनके बारे में कटार प्रैक्टिस किया गया और उसी के बाद ही उसका नाम बदला गया। ये महाराष्ट्र में भी पीछे भी चली थी, जो है ये विवाद रहा था भाषा को लेके, तो ये मुद्दा था। तो वहां जो है औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया मेरे बच्चों? छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया। औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो याद रह जाएगा। बाघ जो है मेरे बच्चों क्या हमारा राष्ट्रीय पशु है, परंतु बाघ से पहले क्या था? शेर था। आज हम जो है इसके बाद जो है
अभी लिखेंगे मेरे बच्चों प्राचीन भारत से संबंधित जो 3 जो शिक्षा के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे वो तीनों हम साथ ही लिख लेंगे। मैंने बीच में वैसे तुम्हें बता दिया है, तो लिखो प्राचीन भारत के 3 प्रमुख शिक्षा के केंद्र, जिसमें हमने 2-3 की तो बात कर ली है, शायद 2 की तो कर ली, सारा साथ लिखेंगे। जिन बच्चों ने लिख रखा वो ध्यान से सुन ले। पहला लिखेंगे हम नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय है जो मेरे बच्चों, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना का बताओ, ये बताया ना मैंने तुम्हें, स्थापना कब हुई थी? कुमारगुप्त के शासनकाल में। कब रहा, क्या टाइम पीरियड था कुमारगुप्त के शासनकाल का? 455। तो तुम्हें लिखना है भी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई वो 5वीं शताब्दी में हुई। कब हुई मेरे बच्चों? 5वीं शताब्दी में हुई। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया, शताब्दियां पूछेगा तुमसे। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई? 5वीं शताब्दी में हुई थी। और किसके शासनकाल में? शासनकाल पूछे कुमारगुप्त मेरे बच्चों, कुमारगुप्त के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुई थी? कुमारगुप्त के शासनकाल में। और कहाँ है ये? हाँ जी, ये कहाँ पड़ता है? राजगृह बिहार में, राजगृह बिहार में स्थित है मेरे बच्चों। अब तो एक खंडर बन गया। क्या बन गया? अब तो एक खंडर पड़ा है ये। और किस शिक्षा के लिए फेमस था ये? बौद्ध शिक्षा के लिए, सॉरी, बौद्ध शिक्षा के लिए फेमस था, प्रसिद्ध था। किसके लिए? बौद्ध शिक्षा के लिए। क्लियर मेरे बच्चों? और जो आधुनिक टाइम अगर पूछे तो ये भागलपुर जिला है मेरे बच्चों। स्थान पूछे ना प्रॉपर, अभी पूछ ले वर्तमान में, आधुनिक में, आधुनिक पूछे तो ये भागलपुर जिले में पड़ता है, भागलपुर जिले में पड़ता है। आधुनिक अब की बात पूछे, बौद्ध राजगृह उस टाइम की बात थी। और अब पूछे वर्तमान में, आधुनिक में पूछे तो यह भागलपुर जिले में पड़ता है। बिहार का भागलपुर जिला जो है वहाँ ये स्थित है। अब ये खंडर बन गया है। कभी तुम्हें जब तुम जॉब लग जाओ, घूमने जाओ, तो एक बार जरूर जाना भाई, अच्छा स्थान है। कहते भी शांति मिलती है, शांति मैं तो नहीं मानती भी स्थानों पे जाके शांति मिलती है। शांति अंदर से ही नहीं है तो शांति कहाँ से होगी? अंदर शांति बनाए रखना जरूरी है ना। अगला लिखो, दूसरा लिखो मेरे बच्चों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। दूसरा लिखो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो पाल वंश के जो धर्मपाल नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने करवाई थी। शताब्दी लिखो मेरे बच्चों। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 8वीं शताब्दी में हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी स्थापना ज्यादा ही लिख दिया कुछ, स्थापना 8वीं शताब्दी में। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में, जो आगे आएगा हम जिक्र करेंगे इसका। जो किसने करवाई थी? किस वंश के शासक? पाल वंश के जो शासक थे धर्मपाल में। धर्मपाल मेरे पापा का नाम है भी, धर्मपाल राजा ने करवाए थे। लिख लिया मेरे बच्चों? ये भी क्या स्थित है? बिहार में है। स्थान पूछे तो कहां स्थित है मेरे बच्चों? ये बिहार में है। ठीक है, अगला लिखो, बल्लभी विश्वविद्यालय। ये भी बौद्ध शिक्षा के लिए है। उस टाइम जैन शिक्षा है, बौद्ध शिक्षा है,
हमारी वैदिक शिक्षा है उनके लिए फेमस था, परंतु नालंदा बौद्ध शिक्षा के लिए, क्योंकि वहां रेन स्वांग नाम का एक व्यक्ति आता है, वो खासकर बताता है। बल्बी विश्वविद्यालय लिखो, बल्बी विश्वविद्यालय, हाँ जी बल्बी भाई, ये बल्बी विश्वविद्यालय। बल्बी विश्वविद्यालय मेरे बच्चों इसकी स्थापना हुई थी 6वीं शताब्दी में हुई थी। इसकी स्थापना जो 6वीं शताब्दी में हुई थी। इसकी स्थापना करवाई थी वो मैत्र वंश के, हाँ जी, इसकी स्थापना जो वंश करवाने वाला था वो मैत्रक वंश था मेरे बच्चों। मैत्रक वंश के, लिखो प्रॉपर लिखा देती हूँ परंतु पूछा नहीं जाता। मैत्रक वंश के संस्थापक सेनापति था भट्टारक के द्वारा किए गए थे। मैत्रक वंश के जो संस्थापक के सेनापति भट्टारक ने करवाए थे। मेरे बच्चों ये जो ये जो विश्वविद्यालय पढ़ता है ये सौराष्ट्र गुजरात में है। कहाँ है? सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है, परंतु वर्तमान पूछिए भावनगर में पड़ता है। वर्तमान में ये गुजरात के काम पड़ता है भावनगर में। तुम्हें इतना गुजरात, बस ये प्रॉपर स्थान याद रखना भी, गुजरात में इतना डीपली नहीं पूछेगा। जो जैसे हम हरियाणा का एग्जाम होता है तो हरियाणा का डीपली पूछता है, तो गुजरात का एग्जाम डीपली होता है तो वहाँ ये चीजें पूछी जाती हैं। तुमसे अगर तुम एसएससी का दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, तो वहाँ इतनी बातें पूछेगा। बल्बी जो विश्वविद्यालय वो कहाँ स्थित है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, बस ऊपर वाली 2-3 बातें याद है रखनी है, बाकी तुम्हें ये तो मैंने लिखा दिया। गुजरात की राजधानी बता दो मेरे बच्चों। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। क्लियर है? इसके बाद एक विश्वविद्यालय लिख लेते हैं, वो हमारे भारत में नहीं है, पाकिस्तान में, परंतु पूछा जाता है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी मेरे बच्चों, ये 6वीं बीसी पूर्व हुई थी। इसकी स्थापना जो हुई थी 6वीं बीसी पूर्व हुई थी, पहले हुई थी। और ये जो चलन में रहा था ना 5वीं बीसी तक रहा था। तो 6वीं जो शताब्दी हम अगर बात करें तो ये इसमें पहले आती है। बीसी की बात करें तो ये 6 बीसी में, और परंतु ये जो है 5वीं तक चला था, उल्टा चलता था ना पहले। तो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है मेरे बच्चों? गंधार वाला स्थान है। गंधार में हमने क्या पढ़ा? गंधार क्या है मेरे बच्चों? एक महाजनपद है। गंधार क्या है? एक महाजनपद है। तो भारत से बाहर 2 महाजनपद आते हैं, एक तो गंधार आता है, एक का कंबोज आता है। ठीक है, कंबोज जो जम्मू कश्मीर के आसपास आता है, गंधार इधर हमारा जो ये पंजाब वाला क्षेत्र पड़ता है इसके आसपास लगता है। तो उधर पाकिस्तान का पंजाब पड़ता है। तो हमारे पास कौन सा पंजाब है? पूरे पंजाब है। उनके पास कौन सा है? पश्चिम पंजाब है। 2 भाग हो गए थे पंजाब के। तो ये पंजाब वाला क्षेत्र है, उसके आसपास है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो ये गंधार जो है कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। पाक लिख लो सीधे, पाकिस्तान कर लेना है इसका। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। और पाकिस्तान जो है पैसा क्या है? मुद्रा पाकिस्तान रुपए है। क्लियर? ये थे हमारे मेरे बच्चों विश्वविद्यालय जो मेन पूछे जाते हैं। तो तुम्हें ये 4 याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अरे क्लियर है? एक केंद्रीय खेल मंत्री कौन है?
केंद्रीय खेल मंत्री कौन है भाई? जैसे ऐसे चुप बैठे जैसे कोई शेर आ गया हो। मनसुख मंडाविया है। कौन है? मनसुख मंडाविया। खेल मंत्री जो है हमारे केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। जो खेल खेलता है वो मनसुख, उसका मन सुखी रहता है, तो इसे याद रख लेना, ठीक है। मनसुख मंडाविया है हमारे केंद्रीय खेल मंत्री। कौन है? मनसुख मंडाविया है। क्योंकि इन्होंने जो एक साइकिल, जो फिटनेस के लिए एक साइकिलिंग जो पहले जो 24 में एक मेरे बच्चों उत्सव चलाया गया था, और इस उत्सव के लिए इसके 1 साल पूरा हो गया, तो इसकी वर्षगांठ मनाई गई पुदुचेरी में। तो वहाँ इसका जो वर्षगांठ मनाई गई है, वहाँ जो उद्यापन किया, वहाँ कौन पहुंचे? हमारे खेल मंत्री पहुंचे हैं। कौन? मनसुख मंडाविया। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो क्लियर है भाई। चलो इसके बाद मेरे बच्चों हमने क्या कर लिया? गुप्त काल की संस्कृति कर ली। अब जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे? गुप्त काल, जो हमने मौर्य वंश के बाद क्या पढ़ा था? मौर्योत्तर काल पढ़ा था। तो अब गुप्त वंश के बाद क्या पढ़ेंगे? गुप्तोत्तर वंश पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जब भी हम क्लास लेंगे तब वही होगा, परंतु उससे पहले जो है कुछ एक करंट के क्वेश्चन है वो लिखो। और ये स्टैटिक जीके मेरे बच्चों तुम्हारे यहीं से कवर हो रही है। जैसे मैं तुम्हें, सुनो रे, ये छोटे छोटे पॉइंट तुम्हें मैं जो करंट के बताती हूँ और उसके रिलेटिव बातें बताती हूँ, ये तुम अलग लिखा करो, अलग पेज पे लिखा करो। चाहे रफ कॉपी में बना लो, कोई जरूरी नहीं है तुम दोबारा 3 बार लिखो इसको, कोई जरूरी नहीं है, एक बार लिखो, सही लिखो। तो मेरे बच्चों ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार है मेरे बच्चों एक, नाम तो सुना ही है। ये सबसे पहले दिया गया था 1965 में दिया गया था मेरे बच्चों। ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1965 में हुई थी। फर्स्ट जिस व्यक्ति को दिया गया था वो कौन था? जी शंकर था। कौन था? जी शंकर नाम का एक व्यक्ति था। इसमें क्या खास बात है? क्यों दिया जाता है मैडम? तो ये साहित्यकार होते हैं मेरे बच्चों, कवि होते हैं, लेखक होते हैं, जो अलग अलग भाषाओं में अपनी कृतियां लिखते हैं, लेसन लिखते हैं, पुस्तक छापते हैं, वो उनको दिया जाता है। जो जिनकी खास फेमस जो प्रसिद्धि पा जाती है, जो पुस्तक पाले ये जिस लैंग्वेज में, तो ये पूछा जाता है भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है, कितनी भाषाओं में ये लिखा जाता है? तो ये जो है 22 भाषाएं तो हमारी जो है मेरे बच्चों, कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची का जिक्र करें तो वहां कितनी भाषाओं का जिक्र है? 22 भाषाएं, और इसके साथ एक प्लस इंग्लिश भाषा को भी दिया जाता है, इंग्लिश को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। इतनी भाषाओं में लिखे गए जो कृतियां लिखी है, जो प्रसिद्ध लेखक और कवि है, उनको दिया जाता है। क्लियर मेरे बच्चों? तो तुम्हें ये ऐसे क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में कैसे पूछता है? एग्जाम में आता है भी अब 58वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, 59वें नंबर का किसे मिला, तो करंट के 2 लिख लो मेरे बच्चों। अभी इसका क्योंकि अभी बताऊंगी मैं तुम्हें। 58वें नंबर का लिखो मेरे बच्चों, ये रामभद्राचार्य को मिला है। 58वें नंबर का मिला है वो किसको? रामभद्राचार्य को मिला है। 59वें नंबर का मिला है, तो इसका हाल ही में कल इसका देहांत हो गया है। 59वें नंबर का मिला है मेरे बच्चों, देहांत हो गया, जिसका निधन हो गया, लिखो। जो है विनोद कुमार शुक्ला है मेरे बच्चों। आज करंट का क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन है मेरे बच्चों। कौन है ये? विनोद कुमार शुक्ला है मेरे बच्चों, विनोद कुमार शुक्ला है। ये जो व्यक्ति है मेरे बच्चों, सुन लो रे, जो बच्चा नहीं पढ़ रहा, बातें कर रहा, वो बाहर चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। क्लास में चाहे 2 बच्चे रहे परंतु पढ़ने वाले रहे।
या तो तुम्हें आता है या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, दो बातें हो सकती है। आता है वो चले जाए, समझ में नहीं आ रहा तो वो मेरे से बात करें, दोबारा पूछ सकता है। तो 59वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, वो किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। कल इसका भी निधन हो गया। कल कौन सी तारीख थी? 24 दिसंबर को, और 2025 को क्या हो गया? इसका निधन हो गया, मृत्यु हो गई। जिसको क्या मिला है? 59वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये करंट का है मेरे बच्चों, ये करंट का है क्योंकि अभी हाल ही में मिला था इसको। तो इसका जो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, 68वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो कौन है? सीधा पूछ ले भी, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला जिनका हाल ही में निधन हुआ है तो वो कौन है? विनोद कुमार शुक्ला है मेरे बच्चों। ये जो व्यक्ति है मेरे बच्चों, इसकी दो जो कृतियां आई है सामने, जो दो इसकी कविताएं हैं या कृतियां हैं, उसमें नाम लिखो उनका। एक तो है नौकर की कमीज, एक जो है नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की, दीवार में एक खिड़की में बच्चों, दीवार में एक खिड़की, ये दो इसकी कृतियां हैं मेरे बच्चों। ये जो पहला व्यक्ति था, फर्स्ट व्यक्ति था ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला छत्तीसगढ़ का फर्स्ट व्यक्ति छत्तीसगढ़ का पहला व्यक्ति ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति था ये, जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। क्लियर में बच्चों? इनमें कोई दिक्कत हुई? मैंने तुम्हें 36 ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना बता दी, पहला किसको मिला वो बता दिया, 58वां और 59वां लिखा दिया। ये बातें याद रखनी है। ये तुम्हारे कोई अलग से मेरे बच्चों स्टैटिक जीके कोई अलग से नहीं आती, इन्हीं से आती है। पुराने बच्चे गए, मैंने ऐसे ऐसे कराते गए, उनका नोट्स बनते जाएंगे। तुम्हारे अलग से लिखना शुरू कर दो, तुम्हें खुद को पता चलती है वो भी ऐड कर लिया करो। कोई जरूरी नहीं है मैं ही बताऊँ, तुम्हारे पास भी सोशल मीडिया है और हर दिन होती है। तो एक कल मेरे बच्चों मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। एक कल है जो क्या करवाया था, इसरो वाला करवाया था ना, इसरो मेरे बच्चों। इसमें मैंने क्या बताया था तुम्हें? इसरो का बाहुबली जो है एक है ब्लू बर्ड है, ब्लॉक 2 स्टेलाइट लॉन्च किया गया है। तो सबसे भारी अभी तक इसरो ने सबसे भारी किया है। मैंने तुम्हें 61 kg बता दिया था। क्या बता दिया था? 60। ये 6100 kg है मेरे बच्चों, लिख लेना। ये मैंने मिस्टेक कर दी थी। ये इसका वजन जो है किसका मेरे बच्चों, मैं लिख देती हूं, ब्लू वर्ड ब्लॉक 2 मेरे बच्चों। ये कम्युनिकेशन एक स्टेलाइट है और ये किसका है मेरे बच्चों? यूएसए का। 6100 है, 6100 kg का, सबसे बड़ा भारी अभी तक का। और सफल इसकी लॉन्चिंग रही है। अभी सफल जो है ये लॉन्च हो गया है, अपने प्रॉपर स्थान पे पहुंच गया है। इसकी लॉन्चिंग जो रही है वो सफल रही है। तो भारत ने फिर कल से एक इतिहास है रच दिया है मेरे बच्चों। क्लियर है? तो इसरो की स्थापना बता दो तुम। 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। और इसरो के अध्यक्ष जो चेयरमैन कौन है वर्तमान? वी नारायणन। और बी नारायणन जो डॉक्टर वी नारायणन। बी नारायणन से पहले कौन थे? सोमनाथ थे। सोमनाथ की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, वो मैंने तुम्हें पूछा, बताओ वो मैंने तुम्हें उस दिन तुम्हें भूल गई थी, आज मेरी याद आई। शेर ने चांदनी पी ली। इसका इंग्लिश कन्वर्ट बताना था तुम्हें, मैंने ये बोला था। भी हिंदी तो मैंने तुम्हें बता दी है इसकी टूटी फूटी, तुम इसका इंग्लिश कन्वर्जन देना भी इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है। तो याद रखना मेरे बच्चों, इसरो जो है, इसके साथ ही मैंने तुम्हें एक डीआरडीओ बताया था।
डीआरडीओ मेरे बच्चों ये लॉन्चिंग करता है, जैसे हमारा LVM-3 हो गया। इसरो ने क्या किया था? LVM-3 मेरे बच्चों M4 लॉन्च क्या किया? चंद्रयान। अरे किया था या नहीं किया था? चंद्रयान जो बहुत कब किया था ये लॉन्च चंद्रयान? कौन सी प्रॉपर डेट बताओ मेरे को, और टाइम भी बता सकते हो। इसका टाइम सुबह का रहा था, सुबह ये 8:55 AM। कल की तारीख थी, कौन सी तारीख थी? 24 दिसंबर को। याद रखना है ये 24 दिसंबर 2025 को 8:55 पे। इसकी बताओ तुम चंद्रयान की, जो भारत चौथा या कौन सा पहला देश बन गया था जो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करवाने वाला। चंद्रयान ही छोड़ा था। अरे छोड़ा या नहीं छोड़ा? अगर तुम जाते हो इधर हिसार जाते हो, तो हिसार में अगर बात करें तो राजगढ़ रोड पड़ता है, वहां इसका पूरा सिनेरियो दिया हुआ है, उसका वहां बनाया हुआ है उसको चंद्रयान को। वो 8:55 AM 55 AM पे ये किया था। डीआरडीओ की फुल फॉर्म बताओ, कल मैंने तुम्हें बताया था। एक बार चुप रहो भी। कौन बच्चा है जिन्होंने जाके देखा भी डीआरडीओ क्या बला है? जिसने फुल फॉर्म जानी हो, उसके बारे में जाना हो, ईमानदारी से बताना। इसका मतलब तुम पढ़ के नहीं आए। क्या है मेरे बच्चों? फुल फॉर्म बताओ। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे क्या तैयार करता है ये? क्या करता है ये डीआरडीओ? किस काम आता है? इसकी स्थापना हाँ जी 1958। तुम गूगल पे सर्च मारोगे तो तुम्हें यही दिखाएगा। मैंने जाके कल मेरे 58 याद था, फिर मैंने जाके देखा, प्रॉपर डेट नहीं बताई, बच्चों को बतानी होगी, तो उसमें 58 ही दिखाता है तुम्हें। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। क्या क्या करता है ये डीआरडीओ? क्या बनाता है? मिसाइलें बनाता है। मिसाइलें जो तैयार करता है वो कौन करता है? यही करता है। एक तेजस विमान भी इसने तैयार किया था। तेजस विमान का अगर तुमने सुना होगा तो भी इसी की देन है। मिसाइलें शास्त्र ये जो है ये भी कौन बनाता है? डीआरडीओ बनाता है। ठीक है सर। आगे भी एक और क्वेश्चन लिख लो करंट का। मेजर है ध्यानचंद है खेल अवार्ड भी मेजर है ध्यानचंद है। हाँ जी खेल अवार्ड पीछे कर लेना। किसको दिया जाता है? अभी सिर्फ हॉकी वालों को ही दिया जाता है? अरे मेजर ध्यानचंद जो खेल अवार्ड है ये किसको दिया जाता है? जो खेल में अपना प्रदर्शन अच्छा करते हैं, जो हमारे लिए मेडल लेके आते हैं, जिनकी प्रतिक्रिया अच्छी रही है, उनको ये दिया जाता है। खिलाड़ी कहीं का हो, चाहे वो कुछ भी खेल रहा हो। ठीक है। परंतु मेरे क्या कह रहे हो? मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड दिया जाता है, जैसे मनु भाकर को दिया गया था। मनु भाकर ने क्या जीता था? 2024 पेरिस में 2 ब्रोंज मेडल लेके आई थी। तो जो अपनी परफॉर्म जो है अच्छी खेल में दिखाता है, अच्छी मतलब सारे नियमों का पालन करता है, तो उनको जो ये नोमित करती है भी, जो समिति बैठती है, कमेटी बैठती है, वो कमेटी डिसाइड करती है भी इस बार जो है मेजर ध्यानचंद अवार्ड किन खिलाड़ियों को दिया जाएगा। तो जिनकी अच्छी जो है प्रतिक्रिया रही खेलों में और जिन्होंने मेडल दिलाया देश को, उनके नाम होते हैं। तो 2024 वाले लिख लो पहले। तो 2024 है 25 में जो दिए थे 4 व्यक्तियों को दिए गए थे। किन को दिए थे? 4 व्यक्तियों के। तो इसमें एक मन्नू भाकर रही थी। 4 व्यक्तियों में पहली कौन रही थी? मन्नू भाकर। भाई कहां से है ये?
मनु भाकर जो क्या खेलती है, शूटिंग। कहां से है ये? दूसरा दिया था डी गुकेश को दिया था, डी गुकेश ये शतरंज खेलता है भी। तीसरा प्रवीण को दिया था और चौथा हरमनप्रीत को दिया था। चौथा किसको दिया था? हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत को दिया था, हरमनप्रीत को दिया था, हरमनप्रीत सिंह। परंतु मैंने तुम्हें क्या बताना, ये तो 4 शायद मैंने पहले तुम्हें लिखाया है, पुराने बच्चों को तो ध्यान हो, नए बच्चों को नहीं है तो वो ऐड कर ले। ये अभी घोषणा कर दी है मेरे बच्चों 25 में भी आगे किसको मिलेगा। तो एक हॉकी खिलाड़ी है मेरे बच्चों, हार्दिक सिंह को मिलेगा। हॉकी जो खिलाड़ी हैं उनका नाम जो है नॉमिनेटेड कर दिया है, नाम जो है दे दिया भी। 2025 का जो है मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसको मिलेगा? हार्दिक सिंह को मिलेगा। हार्दिक सिंह ने मेरे बच्चों अगर बात करें इसकी क्या उपलब्धि रही मैडम खेल में, तो ये क्या है, कौन सा खिलाड़ी है? ये हॉकी खिलाड़ी, बहुत ऊपर लिख दिया मैंने। तो इन्होंने मेरे बच्चों टोक्यो ओलंपिक में 2020 वाला हुआ ना, अरे टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुआ था, परंतु हुआ तो 21 में था, परंतु इसको बोला है 20वां जाता है। तो इसमें इन्होंने हॉकी जो है टीम ने क्या जीता था? ब्रॉन्ज जीता था, उसी में ये खिलाड़ी थे। और 2024 वाला कहाँ हुआ है? पेरिस मेरे बच्चों, ओलंपिक जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में भी इन्होंने क्या जीता? हॉकी में ब्रॉन्ज जीता है। तो इसका नाम लिया गया है अभी 2025 में हॉकी खिलाड़ी। और मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड है इसका पहले नाम क्या था मेरे बच्चों? क्या नाम था? राजीव गांधी, राजीव गांधी खेल अवार्ड था। राजीव गांधी खेल अवार्ड नाम पहले इसका था, और 2021 में नाम बदलकर क्या कर दिया गया इसका? 21 में नाम बदला गया बच्चों, 21 में नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मेजर है ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जिसे क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और जापान के जैसे तुम अगर उसके पढ़ते हो, जापान या जर्मनी के थे वो, कौन थे? हिटलर। जर्मनी के जो हिटलर थे तुमने देखा होगा, पुरानी मूवी आती थी, छोटी छोटी मूछें रखता था हिटलर की फोटो पुरानी दिखाते हैं तो छोटी सी मूंछ होती है, जोकर जैसी होती है। तो हिटलर ने बोला था मेजर ध्यानचंद को भी तेरे को भारत क्या देता है, तू मेरे लिए खेल, मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, चाहे दे या ना दे, मैं मेरी धरती के लिए ही खेलूंगा। ठीक है, क्वेश्चन तो और बहुत सारे थे मेरे बच्चों। चलो इतना भी याद है, और तुम ये लिखा करो और पढ़ना शुरू कर दो मेरे बच्चों। थैंक यू।